हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। माय नेम इज दीपशिखा। आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स जो कि पिछले साल न्यूज में रहे और किसी तरीके से वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो आई होप आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो इस छोटे वीडियो के थ्रू यू कैन रिवाइज ऑल दिस इंडेक्सेस। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो ये है कि इसको रिलीज कौन करता है, राइट। सो इसको रिलीज करने का, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने हाईलाइट किया है पॉवर्टी को। सो कुछ ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नेम में पॉवर्टी आता है वही इसको रिलीज कर रहा है, राइट। सो इट इज पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, ओपीएचआई पूरा नाम है उसका, बट थोड़ा सा आप ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी से इसको रिलेट करके थोड़ा याद रखें। साथ में यूएनडीपी भी है। फाइन, सो इट इज रिलीज्ड बाय ओपीएचआई एंड यूएनडीपी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि कौन से डायमेंशंस है पॉवर्टी के। So there is a health dimension, there is education, there is standard of living. अब देखिए, जनरली जब हम पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं वी जनरली टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इनकम, पर ये जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है जो ये क्या करता है, ये देखता है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें ह्यूमन जो है डिप्राइव्ड है। ठीक है, सो अगर हेल्थ के एरिया को हम बात करते हैं, सो हेल्थ में फॉर एग्जांपल इफ द पर्सन इज डिप्राइव्ड इन न्यूट्रिशन, और अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी है सो वो भी एक डेप्रिवेशन है, वो भी एक पॉवर्टी है। देन एजुकेशन में अगर ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, वो भी डेप्रिवेशन है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, लाइक फ्यूल अच्छा नहीं है, सैनिटेशन अच्छी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर खराब है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स। सो ये सब इंडिकेटर्स हैं। अगर इन इंडिकेटर्स में हमें वो इंसान जो है डिप्राइव्ड मिलता है, सो वी विल कॉल दैट पर्सन मल्टी डायमेंशनली पुअर। अब द थिंग इज कि कितने इंडिकेटर्स में वो आपको मिलना चाहिए कि आप उसको ये डिक्लेयर करो। सो इट इज अबाउट 3 indicators or more. So if a person is deprived in 3 or more 10 indicators, जो 10 indicators है इसमें 3 या उससे ज्यादा indicators में if the person is deprived, that person is known as multidimensionally poor. इंडिया का रैंक इसमें रहा है 66 out of 109 countries. एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम बात करते हैं तो देखिए पॉपुलेशन जो इंडिया की है बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन के टर्म्स में इंडिया में ही सबसे ज्यादा आपको मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल मिलेंगे। सो इट इज अराउंड 381 मिलियन। ऑलराइट, साथ में और भी कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो ये भी डिफरेंट कंट्रीज हैं जो कि इसके साथ में हमें देखने को मिलता है, राइट, अलोंग विद इंडिया। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे। सो द नेक्स्ट इंडेक्स इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI फॉर 2021। अब आपको हंगर दिख रहा है, ठीक है। सो हंगर से आप कैसे याद रखोगे, इसको कौन पब्लिश करता है। सो देखिए, हंगर इज अ कंसर्न, इट इज अ कंसर्न वर्ल्ड वाइड। सो इसको पब्लिश करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक है, सो ये जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है वो इसको पब्लिश करता है। अगर आप साथ में देखोगे तो ये 100 पॉइंट स्केल पर डिटरमिन किया जाता है। अगर 0 है तो 0 मतलब आपको 0 हंगर है, सो देर इज नो हंगर। अगर 100 आपका स्कोर आता है दैट मीन्स यू आर इन द वर्स्ट कैटेगरी। अगर आप GHI की कंपोजिशन देखें तो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। द 3 कंपोनेंट्स आर इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, ठीक है, चाइल्ड, 2 तो चाइल्ड के रिलेटेड हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, और एक है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हंगर है तो ये फैक्टर तो रहेगा ही। इसके साथ में अगर हम फर्दर देखें, फर्दर और कौन से इंडिकेटर्स पे जज किया जाता है, दैट इज अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। ठीक है, सो इन फर्दर 4 इंडिकेटर्स को स्टडी किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और उसके ऊपर से हम हंगर इंडेक्स को बनाते हैं। कौन? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, राइट। सो इंडिया का जो रैंक है बहुत बेकार आया है इसमें, 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। सो ये थोड़ा सा एक इशू भी रहा था व्हेन इट वाज आउट, दिस इंडेक्स वाज आउट, तो ये थोड़ा इशू बन गया था। बट द पॉइंट इज, आपको ये याद रखना है कि ऐसा कोई हंगर इंडेक्स आया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड नाम करके उसको करता है पब्लिश। साथ में इंडिया का स्कोर ये रहा। इंडिया का जो लेवल ऑफ हंगर है उसको सीरियस कंसीडर किया गया। देखिए, अलग अलग लेवल है, फॉर एग्जांपल लो है, मॉडरेट है, सीरियस है, अलार्मिंग है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। सो उसमें इंडिया का रहा सीरियस। फाइन, ओके, नेक्स्ट इंडेक्स। सो आई होप आपको वो सब याद रहेगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देन अगेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको रिलीज कौन पब्लिश कर रहा है। सो उसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए, चेंज इज रिलेटेड विद टाइम, टाइम से रिलेटेड है। अगर आपको टाइम देखना है सो आप क्या देखते हो, वॉच। सो थोड़ा वैसे इसको याद रखने के लिए ये बनाया गया है। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सो इसको रिलीज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, जर्मन वॉच।
राइट। सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तो क्या देखता है ये? सो जर्मन वॉच देखता है, अगर आप साइड में देखें इस फोटो में, यू कैन सी देयर आर 4 कैटेगरीज जो कि जर्मन वॉच नोटिस करेगा कि किसी कंट्री का ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कितना है, देन रिन्यूएबल एनर्जी यूज कैसा है, अलग एनर्जी यूज कैसा है, क्लाइमेट पॉलिसीज वो लोग कैसी बना रहे हैं और उसको बना रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब मॉनिटर करता है ये जर्मन वॉच थ्रू दिस इंडेक्स। ऑलराइट। और इसमें डेनमार्क जो है वो हाईएस्ट रैंक कंट्री है। सो डेनमार्क, इसको याद रख सकते हो आप कि डेनमार्क ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। सो डेनमार्क इज द हाईएस्ट रैंक कंट्री। इंडिया का भी इसमें अच्छा रैंक है। सो ये भी याद रखना है, हर एक इंडेक्स में इंडिया बेकार परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स स्पॉट इन द टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन सीसीपीआई। 10th रैंक आया है इंडिया का, तो ये टॉप 10 में रह रहा है, पहले भी रहा था। सो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला है, सब एनर्जी यूज सिस्टम है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, सो दे आर क्वाइट इन लाइन विद द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो भी इसको मॉनिटर कर रहा है। देन अगर आप साथ में देखो तो सिर्फ 2 G20 नेशंस हैं, वन इज यूनाइटेड किंगडम एंड अदर इज इंडिया ऑफ कोर्स, जो कि अच्छा परफॉर्म किए हैं इस इंडेक्स में। द अदर्स जो 6 कंट्रीज हैं ये भी G20 नेशन है, यूएसए, कनाडा, साउथ कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, दे आर रैंक्ड एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। सो ये जस्ट एक एनालिसिस है कि आप ऐसे ना सोचो कि लाइक यूएस जो है वो बड़ा टॉप में रहा है इस इंडेक्स में, वो नहीं है, दे आर लो परफॉर्मिंग। एंड जो इंडिया है वो इट इज गुड परफॉर्मिंग, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और हमें इससे भी बेटर करना है। सो दिस इज योर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। अब ये मैंने इसके साथ में रख दिया है क्योंकि ये भी जर्मन वॉच का ही है, ठीक है। सो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क या फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस वो सब जर्मन वॉच ही देखता है। सो दिस इज ऑल्सो रिलीज बाय जर्मन वॉच। ये क्या देखता है कि जो वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट्स हो रहे हैं जिसका इम्पैक्ट क्या है, जैसे स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, सो उसका किसी भी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट रहा, इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटीज एंड इकोनॉमिक लॉस, की लाइफ लॉस हुआ है या इकोनॉमिक लॉस हुआ या बोथ, उन सबको ये देखता है कि कौन सी कंट्रीज क्लाइमेट रिस्क ज्यादा जो है फेस कर रही हैं। सो इसमें जो नाम आया मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज विच आर ऑन द टॉप लिस्ट, मतलब ये सबसे ज्यादा जो है इफेक्टेड है ड्यू टू क्लाइमेट और क्लाइमेट से रिलेटेड जो रिस्क है। इंडिया का रैंक 7th है। सो इंडिया भी काफी पीछे नहीं है, इंडिया खुद भी काफी रिस्क पे है ड्यू टू क्लाइमेट और जो क्लाइमेट रिस्क रिलेटेड फर्टिलिटीज एंड इकोनॉमिक लॉस है। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब इसको फिर से कौन पब्लिश करता होगा? देखिए, करप्शन की अगर आप ऑपोजिट याद रखोगे, ऑपोजिट क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। फाइन। सो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑलराइट, एंड ये एक परसेप्शन इंडेक्स है। परसेप्शन का मतलब क्या है? दैट जो पब्लिक जो एरिया है, एरिना है, वहां पर क्या परसेप्शन है हमारे एक्सपर्ट्स को लेकर, बिजनेस पीपल को लेकर अबाउट करप्शन। फाइन, इट रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स एंड बिजनेस पीपल। इसका जो स्केल रहता है 0 to 100 रहता है। अगर 0 मतलब हाईली करप्ट, 100 मतलब वेरी क्लीन, ठीक है। सो करप्शन की जो परसेप्शन है 0 पे आ रही है, मतलब तो फिर हाईली करप्ट हुआ। इसमें फिर से डेनमार्क ने ही मार्क सेट किया है, ठीक है। सो डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, इन सब ने इकट्ठे ही टॉप किया है इसमें। इंडिया का रैंक इसमें 85th रहा है। देखिए, इंडिया का रैंक डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको इतना याद रहना चाहिए कि किस इंडेक्स में इंडिया ने बेटर परफॉर्म किया था और किस में ये थोड़ा पीछे था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की हमने बात करी, इसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाकी में जिसमें नहीं अच्छा परफॉर्म किया या किसी में बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, जैसे वो हंगर इंडेक्स था, उसमें बहुत बुरा रहा, सो उसको भी थोड़ा याद रखना है। ये थोड़ा बीच में है, करप्शन परसेप्शन, ठीक है। सो इससे आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि अगर आपने मार्क भी करना है तो कैसे मार्क करना है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। फाइन, अ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। अब इसको हैप्पीनेस कब होगा या किस चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हो? सो इसको लॉन्च करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। अब आपने सिर्फ हैप्पीनेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को याद रखना है, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तो हैप्पीनेस होगी। सो एक यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है, वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को, सो एक यूएन का है, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये रिलीज करी गई। अब अगर इसमें आप एरियाज देखोगे कि किन किन एरियाज को कंसीडर करता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर
कि जैसे गवर्नमेंट या कंट्री रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जीडीपी पर कैपिटा कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितना रह रहा है, ठीक है, फाइन। देन जनरोसिटी क्या है वहां पर, फ्रीडम ऑफ लाइफ चॉइसेस, करप्शन परसेप्शन कैसी है, जैसे परसेप्शन इंडेक्स अभी हमने पढ़ा, सोशल सपोर्ट कैसा है। सो दीज ऑल कम अंडर दिस एंटायर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन सब एरियाज पे कंसीडर करती है, ठीक है। एंड दिस ईयर मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ दिस रिपोर्ट। सो इसलिए ये रिपोर्ट थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिसको याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इसमें जो टॉप किया है फिनलैंड ने किया है, फॉलोड बाय डेनमार्क। देखिए डेनमार्क इसमें बेंचमार्क नहीं सेट कर पाया, फिनलैंड है। तो आप याद रख सकते हैं, जैसे फिनलैंड फन से रिलेटेड, फन मीन्स हैप्पीनेस, सो इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट। सो इसलिए फिनलैंड ने टॉप किया है। इंडिया का इसमें रैंक बड़ा बेकार है, 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। सो ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा अच्छा रैंक नहीं आया, सो हम थोड़ा ध्यान रखें, राइट। एंड इसमें अफगानिस्तान वाज रैंक द अनहैप्पीएस्ट नेशन। सो अफगानिस्तान को बहुत ही पीछे मिला है, लीस्ट हैप्पी दिखाया है इस रिपोर्ट ने। सो आई होप आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब देखिए, जो प्रेस की बात हो रही है, तो प्रेस को रिलीज कौन करेगा? रिपोर्टर्स। सो इसका कुछ रिपोर्टर से रिलेटेड है, इसको पब्लिश करने वाला। सो इट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF, रिपोर्टर्स सान फ्रंटियर्स, RSF इसकी फुल फॉर्म, पेरिस बेस्ड है, ठीक है। सो इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि 3rd मई को सेलिब्रेट होता है, उस टाइम पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया। इसकी थीम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यूज में आया था, हिंदू में भी इसको डिस्कस किया गया था कि प्रेस फ्रीडम नहीं है एंड सो। सो इसकी जो थीम है दैट इज जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। सो इसको थीम को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। टॉप है नॉर्वे। अब नॉर्वे कैसे याद रखना है? नॉर्वे इज लाइक देयर इज नो वे कि हमारे यहाँ पे प्रेस जो है फ्री नहीं होगी। सो ये तो नॉर्वे तो पूरा प्रेस को फ्रीडम देता है, ठीक है। इंडिया का 150th रैंक है, पीछे ही है। एंड इंडिया का साथ में एक और है, बिहाइंड द रीजन बिहाइंड फॉल इन रैंकिंग फॉर इंडिया इज इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल पार्टिसन मीडिया, जो पॉलिटिकल बाइज्ड मीडिया है। सो उसके इसकी वजह से जो है इंडिया का रैंक गिरा है इस इंडेक्स में, क्योंकि जैसे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जैसे सिडिशन रहता है, डेफोमेशन रहता है, या फिर उनका एंटी नेशनल बोलते हैं। सो जर्नलिज्म के लिए थोड़ा इंडिया का रैंक अभी पीछे गया है, फॉल हुआ है, राइट। और अगर हम नेबर्स का देखें, सो जैसे इंडिया का रैंक अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो 2021 में 142 था, 8 रैंक जो गिरा 150 बन गया, ठीक है। ऐसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, जो कि बेटर है। अगर वर्स में देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये इन सबका वर्स रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ऑलराइट, सो दिस वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। अब अगर हम मिलिट्री के अगेंस्ट देखें, ठीक है, अगर इसको पब्लिश कौन करता है उसको याद रखने के लिए हम देखते हैं कि मिलिट्री का अगेंस्ट होगा पीस। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नाम में पीस आता है, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड मिलिट्री, दुनिया में लोग अपनी मिलिट्री पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस इज योर कीवर्ड हियर, ठीक है। मिलिट्री एंड पीस से थोड़ा याद रखे, सिपरी इसको लॉन्च करता है। देन इन्होंने बताया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, इन्होंने कहा है कि इट हैज कंटिन्यूड, मिलिट्री स्पेंडिंग हैज कंटिन्यूड टू ग्रो इन 2021, रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ $2.1 ट्रिलियन। इतना पैसा उन्होंने मिलिट्री में खर्च कर दिया है इस साल, डिस्पाइट द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द पेंडेमिक। जो कंट्रीज है, चाहे इकोनॉमिक फॉल आउट हो रहा है, इकोनॉमिकली वीक है वो, बिकॉज पेंडेमिक ने जो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाली, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर हैविंग द हाईएस्ट ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। टॉप स्पेंडर्स कौन है? यूएस, चाइना, इंडिया। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट स्पेंडर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद है यूके एंड रशिया। जो इंक्रीज हमने देखा है, द इंक्रीज इन 2021 वाज प्राइमरीली ड्यू टू ग्रोथ इन चाइनीज एंड इंडियन मिलिट्री स्पेंडिंग। अब जो इंडियन मिलिट्री स्पेंडिंग है और चाइनीज मिलिट्री स्पेंडिंग है, वो क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज आपको पता है कि ऑलरेडी हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, रोज LAC पे भी आप देखते हैं, वो पूरा एरिया, दैट रीजन ऑफ लद्दाख, उस एरिया में प्रॉब्लम है, देन अरुणाचल, उस एरिया में प्रॉब्लम है। सो इस वजह से जो है हमने भी अपनी जो मिलिट्री है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज सामने चाइनीज मिलिट्री है। सो इस वजह से वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट उसको लॉन्च करने वाला है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके नाम में पीस आता है, ठीक है। सो मिलिट्री पीस, समथिंग लाइक दैट। एंड इंडिया जो है वाज अमंग द टॉप स्पेंडर्स, 3rd रैंक है उसका इस स्पेंडिंग में। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ओके, इसको कौन रिलीज करता है? इसको याद रखने के लिए देखो, इनोवेशन इज रिलेटेड टू इंटेलेक्ट, ठीक है। अगर अच्छा इंटेलेक्ट होगा सो इनोवेशन होगी।
सो इसको रिलीज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम में इंटेलेक्ट आता है, सो इट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। सो इसलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब इसमें इंडिकेटर्स क्या रहते हैं, इनोवेशन इनपुट एंड आउटपुट, कि क्या आपने इनपुट्स रखे, इनपुट्स में आ गया कैसे आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इनोवेशन है या नहीं, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट बिजनेस सोफिस्टिकेशन कैसी है, आउटपुट में क्या है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट आपका कैसा रह रहा है, क्रिएटिव आउटपुट्स कैसे रह रहे हैं। सो ये सब जो है सम ऑफ द इंडिकेटर्स इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब इसमें जो है ये एम करता है मल्टी डायमेंशनल फैसेट्स ऑफ इनोवेशन और उनको रैंक करता है डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग्स के बेसिस पे 132 इकोनॉमीज को। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड जो है, अब देखिए इतनी अच्छी लोकेशन है और इनोवेशन के लिए वही है सब, अच्छा इंटेलेक्ट क्रिएटिविटी ये सब चाहिए, ठीक है। सो वो लेने के लिए आप एक अच्छी जगह पे होना चाहिए। स्विट्जरलैंड इज द वन हु हैज टॉप्ड दिस इंडेक्स। इंडिया का रैंक इसमें 46 रहा है आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज, ठीक है। सो दिस वाज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब डेमोक्रेसी इंडेक्स को याद रखने के लिए आपको एक न्यूज़पेपर याद रखना है। ऑलराइट, सो इकोनॉमिस्ट आपने सुना है ना, द इकोनॉमिस्ट, ये एक ग्रुप है, ठीक है। इसका एक यूनिट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। वो इस डेमोक्रेसी इंडेक्स को रिलीज करता है। ऑलराइट, तो इसकी जो है फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन, जैसे कैसी इलेक्टोरल प्रोसेस है, प्लूरलिज्म है या नहीं, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कैसी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, सिविल लिबर्टीज, ये 5 इंडिकेटर्स वो देखते हैं, ठीक है। साथ में आप ये मैप दे सकते हैं। मैप में जो है यू कैन सी दैट अगर जो है अच्छी डेमोक्रेसी है, सो जो ब्लू वाली है दे आर फुल डेमोक्रेसीज, ब्लू से लाइट ब्लू हुआ फ्लॉड डेमोक्रेसीज, फिर येलो में गए तो हाइब्रिड रिजीम्स एंड रेड की तरफ गए तो अथॉरिटेरियन रिजीम्स। सो इस तरीके से कलर कोडिंग की गई है। नाउ टॉप किया है नॉर्वे में, जैसे नॉर्वे में प्रेस फ्रीडम पूरी थी, ठीक है। सो वहां पे नॉर्वे ने टॉप किया, डेमोक्रेसी में भी नॉर्वे ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक 46 रहा, ओके, एंड उसको बोला गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे। इंडिया जो रहा है फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेमोक्रेसी इंडेक्स, राइट। एंड अफगानिस्तान इज द लीस्ट डेमोक्रेटिक। आप देख सकते हो अफगानिस्तान को बिल्कुल रेड में रखा है, सो इट इज द लीस्ट डेमोक्रेटिक अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। नेक्स्ट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। अब ये मैंने क्यों इसके साथ में रखा है, देखिए जो इकोनॉमिस्ट है ना, जो द इकोनॉमिस्ट जो ग्रुप है, जो न्यूज़पेपर है, उसका एक प्रॉपर ग्रुप है, उसका एक और जो है पब्लिकेशन है जो कि रिलीज करता है, दैट इज इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे EIU था, ऐसे ही एक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट भी है। इसने रिलीज किया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ऑलराइट, सो इसने सारे जो फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक अफोर्डेबिलिटी कैसी है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, रेजिलियंस है या नहीं। सो इसने इंडिया को रैंक किया है 71 पोजीशन पे आउट ऑफ 113 कंट्रीज। सो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे आप, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में फिर से इकोनॉमिस्ट, ठीक है। सो दिस इज योर, एक तो डेमोक्रेसी में इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर को याद रखना है, एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर को याद रखना है। सो नेक्स्ट इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। सो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अब कॉम्पिटिटिवनेस अगर आपको याद रखना है कौन पब्लिश करता है, कॉम्पिटिटिवनेस कब होती है, जब आप अच्छे से अपनी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। इफ यू आर एबल टू मैनेज योरसेल्फ प्रॉपर्ली तो कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, आप compete अच्छे से कर पाओगे। सो इसको रिलीज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम में आता है मैनेजमेंट, सो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी है, वो जो लॉन्च करता है वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, ठीक है। वो एक डिफरेंट है, वो ग्लोबल, उसमें वर्ल्ड नहीं आता, उसमें ग्लोबल आता है, बट वो न्यूज में नहीं था, न्यूज में ये था, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स था और इसको लॉन्च करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जामिन करता है 4 फैक्टर्स कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मेन चीजें, ऑलमोस्ट वो सेम ही रहता है ऐसी चीजों में। देन इसको फिर से टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। तो स्विट्जरलैंड ने किस में टॉप किया था, एक तो इनोवेशन में टॉप किया था, क्योंकि इनोवेशन और क्रिएटिविटी अच्छी जगह पे बैठ कर आती है, तो ऐसे स्विट्जरलैंड ने फिर से कॉम्पिटिटिवनेस में भी टॉप किया है। सो इनोवेशन में भी टॉप कर रहा है एंड कॉम्पिटिटिवनेस में भी टॉप कर रहा है, राइट।
इंडिया का रैंक 43। तो बस ये रैंक तो इंडिया का मैंने 43 जस्ट आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए बताया है कि वो अच्छा है या बुरा है, कैसा रहा है उसमें, तो ठीक ही है, ठीक है। सो दिस इज वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। देन इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक, अब जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये बहुत ही फेमस रिपोर्ट है और ये फेमस ही ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। सो ये तो सीधा सीधा ही आपको याद रखना है, ये रिपोर्ट बड़ी फेमस है। Now it compares tracks the progress on relative gaps between women and men को लेकर जो gaps हैं in health, education, economy and politics, उसको ये जो रिपोर्ट है ट्रैक करता है। टॉप किया है इसमें आइसलैंड ने। आइसलैंड यू कैन रिमेम्बर, जैसे आइसलैंड है बड़ा कूल जगह है कि जो मेन एंड वुमेन है उनको इक्वल जैसा राइट्स है। सो उस वजह से ग्लोबल जेंडर गैप जो है उसमें बहुत कम है। ठीक, एंड इंडिया का रैंक रहा है 140, सो बहुत ही बकवास। सो 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज ग्लोबल जेंडर गैप। आपको ज्यादा याद रखना है इसमें कि इसको रिलीज कौन करने वाला है और थोड़ा सा इंडिया की सिचुएशन और थोड़ा सा जो टॉप रैंकर है उसकी सिचुएशन। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया हैज फॉलन 28 प्लेसेस इन 2021 रिपोर्ट। और अगर साउथ एशिया में देखें, सो बांग्लादेश 65 है, नेपाल है, पाकिस्तान है, 153 अफगानिस्तान, 156 भूटान, 180 बेटर, श्रीलंका बेटर। सो अगर देखा जाए तो इंडिया साउथ एशिया में वर्स्ट परफॉर्मेंस ही है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में ही है। ठीक है, सो दिस वाज दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अब इसको मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में रख दिया है क्योंकि ये भी उसी की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को भी लॉन्च करता है, ईटीआई को भी। नाउ एनर्जी ट्रांजिशन आप कैसे समझते हो? सी, एनर्जी ट्रांजिशन क्या है कि अगर जो एक आपका सोर्स है उससे आप सस्टेनेबल एंड बेटर सोर्स की तरफ कैसे ट्रांजिट कर रहे हो, ठीक है, ये उसको मैनेज करता है। सो इट चेक्स द रेडीनेस ऑफ कंट्रीज फॉर ट्रांजिशन टू सिक्योर, सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, सो बेटर एनर्जी सिस्टम्स की तरफ आप कैसे ट्रांजिशन कर रहे हैं, कौन सी कंट्री, ये उसको देखता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन अगेन एक फेमस रिपोर्ट है बाय अ फेमस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पैरामीटर्स क्या है इसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कैसी है, एनर्जी सिक्योरिटी कैसी है। टॉप करने वाला है स्वीडन। अब एनर्जी ट्रांजिशन, आप थोड़ा अगर आपको स्वीडन जो है याद रहे, तो स्वीडन में एनर्जी ट्रांजिशन बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, सो जिनकी एनर्जी है इट इज सस्टेनेबल, अफोर्डेबल। एंड इंडिया का रैंक रहा 87 आउट ऑफ 115 कंट्रीज। सो याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। नेक्स्ट, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, अब इसको जो याद रखने का तरीका है वो हेल्थ सिक्योरिटी से ही है। देखिए, हेल्थ सिक्योरिटी का जो ऑपोजिट है वो होगा न्यूक्लियर थ्रेट। ठीक है, अगर न्यूक्लियर थ्रेट है तो हेल्थ सिक्योरिटी तो डेफिनेटली नहीं है। सो इसको जो लॉन्च करने वाली है ऑर्गेनाइजेशन, उसके नाम में ही न्यूक्लियर थ्रेट है। सो इट इज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप बाय न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉकिंस सेंटर। ठीक, सो वो इसको लॉन्च करता है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस सिक्योरिटी इंडेक्स की आपको जरूरत क्या है? दिस सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये बेस करेगा, ये स्टडी करेगा कंट्रीज को जो कि एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स को लेकर सिक्योर है। So this index measures the capacities of 195 countries to prepare for epidemics and pandemics. ठीक है, जैसे कोरोना आया तो ये उसी को मॉनिटर करेगा कि अभी अगर नेक्स्ट कोई पेंडेमिक आ जाता है तो उसमें कौन सी कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है। 6 कैटेगरीज को देख रहा है ये। सो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, कि आप अपने कंट्री में इस तरीके के जो पैथोजेंस हैं उनको प्रिवेंट करते हो। नेक्स्ट इज अगर वो डिटेक्ट होते हैं तो उनकी डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, हेल्थ सिस्टम कैसा है, कंप्लाइंस कैसा है, ठीक है, रिस्क एनवायरनमेंट कैसा है वहां पर। सो इन सब चीजों को देखते हुए ये बताएंगे दैट दिस कंट्री ये बेटर है या वर्स है। सो टॉप किया इसमें यूएसए ने। सो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी वाइज यूएसए इज बेटर। इंडिया का 66 रैंक आया आउट ऑफ 195। सो कितनी अच्छी प्रिपेयर्डनेस है किसी कंट्री की, उसका उतना ही अच्छा रैंक रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव करके जो है और जॉन हॉपकिंस के साथ में पार्टनरशिप में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज अब ये जो है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये अब हम इंडिया पे आ गए। ये सब आपने ग्लोबल पढ़े, अब हम इंडिया पे आ गए। इंडिया में अगर स्टेट से आपको याद रखना है, स्टेट को हाईलाइट किया है, तो स्टेट को अगर कुछ देखे तो स्टेट को कंपेयर कौन करता है? व्हाट इज दैट? हमारे पास कौन सा ऐसा टूल है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि स्टेट्स को कंपेयर कर रही है? इट इज ऑफ कोर्स नीति आयोग। सो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है वो नीति आयोग ही लॉन्च करता है।
ठीक है। सो इसमें क्या है, इट इज एन फर्स्ट टाइम इंडेक्स है, इट इज द फर्स्ट इंडेक्स दैट एम्स टू ट्रैक द एफर्ट्स मेड बाय स्टेट्स इन क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। अब आपने देखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में किसको कितनी वेटेज है। तो अब देखिए, एनर्जी की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली जो डिस्कॉम परफॉर्मेंस है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करते हैं, सो 40% उनकी परफॉर्मेंस में ली जाएगी। देन एक्सेस अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी कैसी है उसकी, उसको 15%। देन क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एंड साथ में जो न्यू इनिशिएटिव्स है, सो इसको मॉनिटर करेगा नीति आयोग, फिर निकालेगा कि कौन सी स्टेट्स आर बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेट एनर्जी इंडेक्स। ठीक है। सो 3 परफॉर्मर्स हैं बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। जैसे हमारे जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं उसमें गुजरात ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट में गोवा ने करा है, एंड यूटीज में चंडीगढ़ ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ better management of their climate, their energy sector. ठीक है। So this is by नीति आयोग। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स। अब ये लॉन्च किया गया गवर्नेंस गुड गवर्नेंस डे पे, जो कि कब होता है 25 दिसंबर, राइट। इसको लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर है। फाइन। सो इसका क्या है, 10 सेक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है। अब ये जो 10 सेक्टर्स है, ये सभी सेक्टर्स आ गए इसमें, सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर आ गया, कॉमर्स इंडस्ट्री आ गया, ह्यूमन रिसोर्स आ गया, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, जुडिशियल, एनवायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ऑलमोस्ट सारे जो आपके सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर्स को कवर कर लिया गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। इसने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग स्टेट्स के, कुछ स्टेट्स जो है बड़े ग्रुप में रखा है, जैसे गुजरात है उसमें टॉप परफॉर्मर। सो ऐसे आप देख सकते हो। सो दिस इज योर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। आपने ध्यान रखना है इसको लॉन्च करने वाला कौन है इंडिया में, राइट। सो दैट इज हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन इज कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ये भी इंडिया का ही इंडेक्स है। अब कोस्टल, अब कोस्ट की बात हो रही है, सो कोस्ट की बात के लिए अगर आपको कोई भी ये बताएगा कि ये वल्नरेबल है या नहीं है, उसके लिए आपको ओशन इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सो इसको पब्लिश करने वाला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखिए, इंडियन भी वही बात है, नेशनल भी वही बात है, बट इसमें दोनों ही डाल दिया। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस। ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो वो इसको लॉन्च करती है कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो करते क्या है वो, एक्चुअली उन्होंने सारे कोस्ट्स को मैप किया है और उससे एक एटलस जनरेट कर दिया है। एटलस बताती है कि ये एरिया कितना वल्नरेबल है और ये एरिया कितना वल्नरेबल नहीं है। सो दे हैव कैरिड आउट असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, और उसके बेसिस पे दे हैव ब्रिंग आउट एन एटलस। एंड इसमें वो क्या क्या देखते हैं कि यहाँ पर टाइडल रेंज कैसे रह रहा है, कि टाइड्स हाई रह रही है, लो रह रही है, वेव हाइट कितनी रह रही है, ठीक है, कोस्टल एलिवेशन, शोर लाइन को चेंज तो नहीं हुआ है, जियोमॉर्फोलॉजी, हिस्टोरिक रेट ऑफ रिलेटिव सी लेवल चेंज, इन सबको जो है इनकॉइस मॉनिटर करता है एंड फिर जिस एटलस में वो सब डालता है वो सब शो करता है। नेक्स्ट इज लीड्स। लीड्स है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। अब लॉजिस्टिक्स की बात होगी। अब लॉजिस्टिक्स से हमें क्या लेना है, लॉजिस्टिक्स इज रिलेटेड टू कॉमर्स। ठीक है, सो इसको कौन लॉन्च कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इसमें क्या है, इट इज लॉन्च्ड, जो लॉन्च हुआ था ये 2018 में, मेन ऑब्जेक्टिव था कि कितना अच्छा एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम है हमारी स्टेट एंड यूटीज का। ठीक, इट इज स्ट्रक्चर्ड ऑन 3 डायमेंशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है किसी भी स्टेट का, उसके बेसिस पे जो लीड्स का जो है उनको वो रिपोर्ट जो है बताती है कि कितना ईज है किसी भी स्टेट में। इसको टॉप करने वाली स्टेट्स हैं गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। आपको थोड़ा याद रखना है कि लीड्स का फुल फॉर्म जैसे याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है ये थोड़ा याद रखना है। सो आई होप आपको जो भी हमने अभी पढ़े हैं इनसे कुछ फायदा होगा। ठीक है, और आपने पहले पढ़े होंगे ही, इसमें अभी आपकी रिवीजन हो गई है। जो यूपीएससी है इसने पहले भी पूछा है, जैसे इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ये सब इंडेक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनका जो पब्लिकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। ठीक है, और इंडिया की थोड़ी लोकेशन, इंडिया कहाँ है इसमें, किसी में, क्योंकि किसी किसी रिपोर्ट में बहुत अच्छा भी है और किसी में बहुत बुरा है और किसी में मीडियम पे है। सो वो सब थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में हो एग्जाम में जाने से पहले। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू वेरी मच।